जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर रहे थे। और इस चैप्टर के 3 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि उनसे आपने फ़ायदा हासिल कर लिया होगा। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझा रहा था। मोलैरिटी, सबसे पहले मैंने आपको परसेंटेज, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम समझाने के बाद मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी समझाया था और इनके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे। और दो न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने उन्हें ज़रूर किया होगा। आज हम अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। और आज हम अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट जो क्वेश्चन समझाया था वो बच्चों ये था। एक सॉल्यूशन था 1 मोलर और एक था 1 मोलल। विच वन इज मोर कंसंट्रेटेड? इसका जवाब आपको ऐसे करके समझाने के बाद फिर मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने इनको परफॉर्म कर लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, ये 9 और ये 10 आपका होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है ये। आइए बात इस पर शुरू करते हैं। आपसे कहा जा रहा है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ HCl। HCl का वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू प्रीपेयर 500 ml of 0.8 m HCl solution। अजीब बात है। डिटरमाइन द वॉल्यूम कह रहे हैं कि वॉल्यूम डिटरमाइन करें और गिवन भी वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम ही डिटरमाइन करने को कह रहे हैं और गिवन भी वॉल्यूम ही है। दरअसल जो वॉल्यूम गिवन है वो सॉल्यूशन का है और जो वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है वो सॉल्यूट का है। ठीक है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ HCl required to prepare 500 ml 500 ml of 0.8 m HCl solution। आपको HCl solution का बच्चों वॉल्यूम गिवन है। ठीक है। अच्छा, HCl solution की मोलैरिटी गिवन है। बच्चों HCl की डेंसिटी गिवन है। ठीक है। और ये बात आपकी नॉलेज में है कि HCl का मोलर मास हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5। ओके बेटा। और वॉल्यूम ऑफ HCl यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम हमें मालूम करना है। ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालना है और पूरा का पूरा डेटा मोलैरिटी का है। और मोलैरिटी के फार्मूले में सॉल्यूट का वॉल्यूम होता ही नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, मोलैरिटी के फार्मूले में सॉल्यूट का मास होता है। तो हम क्या करेंगे,
मोलैरिटी का फार्मूला लगाएंगे और सॉल्यूट का मास निकालेंगे। ठीक है, और मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। चले, मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी, मास ऑफ सॉल्यूट अपनी जगह, मोलर मास 36.5, 1000 अपॉन वॉल्यूम 500। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों इसको इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1000 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ऐसा करने से हमें HCl का मास मिल गया, लेकिन रिक्वायर्ड वॉल्यूम था, मास मिल गया 14.6 ग्राम। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, डेंसिटी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। डेंसिटी के फार्मूले में मास की जगह मास, चलें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, मास की जगह मास और डेंसिटी की जगह डेंसिटी रख कर सॉल्व कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो वॉल्यूम पता चल जाएगा। एक मर्तबा फिर ये बात प्रूव हुई कि वॉल्यूम कम होता है और मास ज्यादा। ये बात मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में समझाई थी। तो HCl का वॉल्यूम रिक्वायर्ड था, वॉल्यूम पता चल गया। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10.1, जो हमारी बुक का क्वेश्चन है। बच्चों इसको जरूर कीजिएगा। 6.24 ग्राम कॉस्टिक सोडा इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसका मतलब कॉस्टिक सोडा सॉल्यूट है, सॉल्यूट। आपको सॉल्यूट का मास गिवन है, dissolved in water, and the solution is made to 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है और सॉल्यूट का मास। डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी। आपको मोलैरिटी मालूम करना है। सॉल्यूट का मोलर मास हम खुद ही निकालते हैं, तो सॉल्यूट का मोलर मास आ गया। ठीक है, मोलैरिटी मालूम करना है। बताओ बेटा क्या करें। मोलैरिटी का फार्मूला, सॉल्यूट के मास की जगह सॉल्यूट का मास, मोलर मास की जगह मोलर मास, और 1000 अपॉन वॉल्यूम। बच्चों सॉल्व करेंगे जब, तो आपको मोलैरिटी पता चल जाएगी। ओके, ये बेटा बुक का क्वेश्चन है, इसकी तैयारी जरूर कीजिएगा। ये 10.1 था, 10.1, और ये रहा 10.2। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 1.2 मोलैरिटी, एक एक्वस सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी आपको गिवन है, इज प्रीपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, prepared by dissolving some amount of oxalic acid। ऑक्सैलिक एसिड को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, इनटू 475 ग्राम वाटर। ये बच्चों सॉल्वेंट का मास गिवन है। ओके, डिटरमाइन द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का मास डिटरमिन करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपको गिवन है, यानी मोलर मास आपको गिवन है। ठीक है, डिटरमिन
मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब आप मुझे बताइए, आपको मोलैलिटी गिवन है, ठीक है बेटा। आपको सॉल्वेंट मोलैलिटी गिवन है, सॉल्वेंट का मास गिवन है, और मोलर मास गिवन है, और इसके अलावा सॉल्यूट का मास आपको रिक्वायर्ड है। बच्चों, मोलैलिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। मोलैलिटी के नीचे मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड है, मोलर मास की जगह मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह मास ऑफ सॉल्वेंट। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा, और सॉल्यूट का मास मिल जाएगा 71.82 ग्राम। ये बेटा ऑक्सैलिक एसिड का मास आ गया। बच्चों, ये बुक का क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी करना है, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10.4। जी बच्चों, कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ 12% M/M यूरिया सॉल्यूशन। आपको 10% M/M यूरिया सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है 12% मास बाय मास, जबकि यूरिया का यानी सॉल्यूट का आपको मोलर मास भी गिवन है, और कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। बच्चों, 12% M/M, 12% M/M मीन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। इसका मतलब है 12 ग्राम सॉल्यूट, ओके, इन 88 ग्राम सॉल्वेंट, इन 88 ग्राम सॉल्वेंट टू मेक 100 ग्राम सोल्यूशन। तो सबसे पहले जो बात आपने लिखी कि 12% M/M यूरिया सॉल्यूशन रिप्रेजेंट 12 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सोल्यूशन, thus mass of water is calculated as। बच्चों, यूरिया 12 ग्राम है और वाटर 88 ग्राम, ठीक हो गया। आपको सॉल्यूट का मास मिल गया, आपको सॉल्वेंट का भी मास मिल गया, मोलर मास आपको ऑलरेडी गिवन है। अब बताइए क्या करेंगे बच्चों। इसके बाद नाउ मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट 12, मोलर मास 60, 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास 88, ठीक है। अब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे। जब आप जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 12/60। बच्चों, 12/60, ये आ गया 0.2, और 1000/88, ये बच्चों
11.363। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आंसर मिलेगा बच्चों, आंसर मिलेगा आपको 2.272। 2.272 m। ये बेटा मोलैलिटी पता चल गई। सॉल्यूशन की मोलैलिटी ये हो। ठीक है बच्चों, आप इसको इस तरह जरूर कीजिएगा। ऐसे करके बेटा इसको तैयार करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का पांचवा मेथड, मोल फ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले परसेंटेज, फिर मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, फिर नॉर्मेलिटी, और उसके बाद मोल फ्रैक्शन। ये पांचवा मेथड है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। बच्चों ये वही मेथड है जो आपने स्कूल लेवल पर पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन रेशो होता है, रेशो किसका? सॉल्यूशन के किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी हो सकता है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, दैट्स इट। और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। तो किसी भी कंपोनेंट के मोल और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन के रेशो को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। और एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ये हमेशा 1 के बराबर होता है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। ओके, आइए बात का आगाज करते हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये है, दिस यूनिट इज यूज व्हेन टू और मोर कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये यूनिट उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सॉल्यूशन के अंदर टू और मोर कंपोनेंट मौजूद हों। ठीक है, ओके। असली बात की तरफ चलते हैं, और असली बात यह है, इट इज द रेशो of number of moles of one component to that of all component of solution। ठीक है, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक्स ए, आप भले ए, अच्छा मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स, तो सॉल्यूट के लिए आप कह दीजिए ए, सॉल्वेंट के लिए आप कह दीजिए बी। ठीक है, तो बताइए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस ए अपॉन टोटल टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और अगर सब्सटेंस बी हो तो बी के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, अच्छा एक और बात, sum of mole fraction of all component of solution is always a unity। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है।
और इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, फिर मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा। इफ a solution is made up 1 mole methanol in 4 mole water, बच्चों 1 मोल मीथेनॉल, 1 मोल मीथेनॉल, अगर आपको 1 मोल मीथेनॉल है, ठीक है, तो इसके मोल फ्रैक्शन को कह दीजिए X2। सॉल्यूट के लिए वैसे 2 कहते हैं, और वाटर के मोल फ्रैक्शन को कह दीजिए X1। अब मुझे बताइए, सॉल्यूट के मोल कितने हैं? 1, और टोटल कितने हो जाएंगे? 1 + 4। और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो 4/1 + 4। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकलेगा 0.2, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकलेगा 0.8। इन दोनों को जमा कर दें तो बन जाएगा 1। ओके बेटा, इफ a solution is made up of 1 mole methanol in 4 mole water, the mole fraction of methanol will be 0.2 and water will be 0.8. Now, if we add the mole fraction of both methanol and water, we get unity. तो हमें आंसर मिलेगा 1। ये बात ओके कर रहे हैं? अगली बात करूं बेटा। अब ऐसा करते हैं, मोल फ्रैक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। A solution is prepared by dissolving 1 mole ethyl alcohol in 3 mole water. Calculate mole fraction। तो आपको मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं बेटा? 3, और मोल्स ऑफ इथेनॉल 1। मोल फ्रैक्शन रिक्वायर्ड है आपको दोनों का, ठीक है। इथाइल अल्कोहल XA, वाटर XB। तो आपको इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन मालूम करना है। तो बताओ बेटा क्या करोगे? इथाइल अल्कोहल के मोल अपॉन टोटल मोल। इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन XA, तो इथाइल अल्कोहल के मोल हो गए Na अपॉन Na+NB। इथाइल अल्कोहल के मोल कितने हैं? 1, और टोटल मोल 1 + 3, तो मोल फ्रैक्शन आ गया 0.25। और अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे आप? वाटर का मोल फ्रैक्शन XB, तो मोल NB अपॉन Na+NB। वाटर के मोल कितने हैं? 3 अपॉन 1 + 3, मोल फ्रैक्शन आ गया 0.75। तो इथाइल अल्कोहल का 0.25, वाटर का 0.75 रिस्पेक्टिवली। ओके बेटा, चलें एक और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। A solution is prepared by dissolving 2 mole ethanol in 5 mole water। तो इथाइल अल्कोहल 2 मोल, वाटर 5 मोल, मोल फ्रैक्शन रिक्वायर्ड है दोनों का। हाँ बेटा, बताओ क्या करोगे? टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन, इथाइल अल्कोहल के मोल अपॉन टोटल मोल। इथाइल अल्कोहल के मोल कितने हैं? 2, टोटल मोल 2 + 7, मोल फ्रैक्शन आ गया। और अब वाटर का मोल फ्रैक्शन,
वाटर के मोल कितने हैं? NB अपॉन Na+NB। वाटर के मोल 5 अपॉन 2+7, 2+5 मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है बेटा। और इन दोनों को सम करेंगे तो 0.999 यानी 1। ओके, चले। अब बेटा बुक का क्वेश्चन है 10.3। 45 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 72 ग्राम वाटर। 45 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 72 ग्राम वाटर। तो जो कम है वो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। बच्चों, सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल पता करेंगे ग्लूकोज और वाटर के। तो बच्चों, ग्लूकोज के मोल कैसे निकालोगे? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 45। और ग्लूकोज का मोलर मास 180। तो मोल आ गए। वाटर के मोल कैसे निकालेंगे? 72/18। बताइए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल पता चल गए। अब आप क्या करोगे? ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट को डिनोट करते हैं बाय 2 और सॉल्वेंट को 1। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन x2 कैसे निकालोगे? ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल मोल। बच्चों, ग्लूकोज के मोल N2 और टोटल मोल ये रहे। मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, 0.0588। और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करोगे? Na/Na+N2। वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल। ये मोल फ्रैक्शन आ गया, नो यूनिट। ठीक है। और रिजल्ट की फॉर्म में आंसर लिख दीजिए। बच्चों, इन दोनों को जमा करेंगे जब, तो 0.9999 आएगा यानी 1। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, एक और न्यूमेरिकल। ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज। ये ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज जो हम अपनी गाड़ियों के रेडिएटर में कूलेंट डालते हैं, वो ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज कहलाता है। अच्छा, नाम है उसका इथाइलीन ग्लाइकोल। ओके बेटा, इथाइलीन ग्लाइकोल का फार्मूला C2H6O2। इसका मोलर मास निकालें तो कार्बन 2 हैं तो 24 +6 +32, ये बन गया 62। इज आ 60% W/W। बच्चों, W/W, मास ओवर मास एक ही बात है। तो 60% W/W एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल। आपको कंसंट्रेशन गिवन है सोल्यूशन की। ओके, और मोलर मास आपको खुद निकालना है। ये मैंने आपको निकाल के दिखाया हुआ भी है। सोल्यूशन की मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन मालूम करना है। बच्चों, सबसे पहला काम 60% W/W का मतलब 60 ग्राम
इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया और 40 ग्राम वाटर। ठीक है, तो 60% W/W। C2H6O2 solution represent 60 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल इन 100 ग्राम सोल्यूशन, 10 मास ऑफ वाटर। वाटर का मास बच्चों 40 ग्राम। इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास पता चल गया। अब मोलैलिटी का फार्मूला लिखेंगे और मोलैलिटी मालूम कर लेंगे। सॉल्यूट का मास 60, मोलर मास 62, सॉल्वेंट का मास 40। बच्चों सॉल्व करेंगे जब, तो मोलैलिटी आ जाएगी 24.19 मोल पर केजी। आप अगर चाहें तो मोल पर केजी की जगह स्मॉल m भी लिख सकते हैं। मोलैलिटी पता चल गई। ठीक है, और बच्चों मोलैलिटी पता चलने के बाद अब क्या करेंगे? मोलैलिटी पता करने के बाद बारी है मोल फ्रैक्शन। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन यानी X2। हाँ बेटा, कैसे निकालोगे? N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल अपॉन टोटल मोल। तो आप मुझे बताइए, इथाइलिन ग्लाइकोल का मास कितना है? 60 और मोलर मास 62। ये इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल हो गए। ओके, वाटर का मास कितना है? 40 और मोलर मास 18, तो ये वाटर के मोल हो गए। इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल अपॉन टोटल मोल। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन पता चल गया। रिजल्ट की सूरत में आंसर लिख देंगे और बात कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, ये आपके बुक का सेल्फ असेसमेंट है। ठीक हो गया? चलें आगे बात करते हैं। आ solution is prepared by mixing 46 ग्राम इथेनॉल and 180 ग्राम वाटर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ। बच्चों आपको इथाइल अल्कोहल के मोल निकालने हैं सबसे पहले। तो मास आपको गिवन है 46, मोलर मास इथाइल अल्कोहल का C2H5OH, इसका मोलर मास भी 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, 46। तो 46/46 का मतलब 1। और वाटर के मोल कैसे निकालोगे? 180/18 मोल आ गए। अब मोल फ्रैक्शन, जी बच्चों, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? इथाइल अल्कोहल के मोल अपॉन टोटल मोल। इथाइल अल्कोहल के मोल कितने हैं? 1। टोटल मोल 1 + 10। सॉल्व करेंगे जब 0.09909। और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पता चल गया। जी बेटा, दोनों को रिजल्ट की फॉर्म में लिख दीजिए, बात यहां पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इन
क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 6 मेथड है, और 6 मेथड में नंबर 1 परसेंटेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, मोलैरिटी कंप्लीट कर चुके हैं, मोलैलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, नॉर्मेलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, मोल फ्रैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बाकी बचता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर ट्रिलियन। पार्ट पर मिलियन जिसको पीपीएम कहते हैं, पार्ट पर बिलियन जिसको पीपीबी कहते हैं, पार्ट पर ट्रिलियन जिसको पीपीटी कहते हैं। तो पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर ट्रिलियन। अच्छा बच्चों, ये यूनिट इस्तेमाल होती है बायोकेमिस्ट्री में, ये यूनिट इस्तेमाल होती है माइक्रोबायोलॉजी में, जहां सॉल्यूट इंतहाई माइन्यूट सी क्वांटिटी में होता है। ये यूनिट हम तब इस्तेमाल करते हैं। आइए इस यूनिट पर बात शुरू करते हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का ये आखिरी मेथड है, जिसको पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर ट्रिलियन कहते हैं। ओके बेटा, मिलियन का मतलब होता है 10, मिलियन का मतलब 10 पावर 6, बिलियन का मतलब 10 पावर 9, ट्रिलियन का मतलब 10 पावर 12। ये बात अपने जहन में रखिएगा, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, सबसे पहले दीज यूनिट्स आर यूज इन एनालिटिकल और बायोकेमिकल रिसर्चेज, एनालिटिकल रिसर्चेज और बायोकेमिकल रिसर्चेज में इस्तेमाल करते हैं व्हेन सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सॉल्यूट वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ओके बेटा, आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट पर मिलियन, पीपीएम इज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 मिलियन, बच्चों 1 मिलियन, मिलियन पार्ट हो सॉल्यूशन के, और उसमें सॉल्यूट के जितने भी पार्ट होंगे उसको कहेंगे पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन मीन नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन ऑफ, पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और बच्चों इसको कैलकुलेट करने के लिए ये है फार्मूला, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट का मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, इनटू 10 पावर 6। ओके, अब आपको इसकी एक एग्जाम्पल देकर बात खत्म करनी है। 1 पार्ट पर मिलियन मीन 1 मिलीग्राम ऑफ सॉलिड। यहाँ पर सॉल्यूट भी हो सकता है, बल्कि सॉल्यूट लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। 1 पार्ट पर मिलियन मीन 1 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन। 1 डेसीमीटर क्यूब में
1 मिलीग्राम सॉल्यूट हो तो कहते हैं पार्ट पर मिलियन। ओके बेटा, चलें, बात करनी है पार्ट पर बिलियन पर। तो ये जो पार्ट पर मिलियन वाली डेफिनेशन है, इसी को कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? चलें ऊपर देखें, पढ़ें। पार्ट पर बिलियन इज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर बिलियन ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट पर बिलियन इज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर बिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। पीपीबी, पार्ट पर बिलियन, कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 9। ओके, अब आपने इसकी एग्जाम्पल देनी है और एग्जाम्पल देकर बात को कंप्लीट करना है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, 1 पार्ट पर बिलियन मीन 1 मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1000 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। बच्चों, ऊपर क्या था? 1 डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1000 डेसीमीटर क्यूब में 1 मिलीग्राम सॉल्यूट को कहते हैं पार्ट पर बिलियन। ओके बच्चों, इसी को कन्वर्ट करना है पार्ट पर ट्रिलियन। तो कैसे बोलेंगे? इसको देख के बोलें। पार्ट पर ट्रिलियन इज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर ट्रिलियन। पार्ट पर ट्रिलियन इज द नंबर ऑफ पार्ट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर ट्रिलियन पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका फार्मूला वही, बस 10 पावर 12 हो गया। मिलियन में 10 पावर 6 और बिलियन में 10 पावर 9, ट्रिलियन में 10 पावर 12। और बच्चों, एग्जाम्पल क्या होगी? एग्जाम्पल क्या होगी? एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल, 1 पार्ट पर ट्रिलियन मीन 1 माइक्रोग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 1000 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। जी, पढ़कर सुनाइए। फॉर एग्जाम्पल, 1 पार्ट पर ट्रिलियन मीन 1 माइक्रोग्राम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1000 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का ये छठा और आखिरी मेथड था जो कि कंप्लीट हुआ। तो इसके साथ हमारा टॉपिक मुकम्मल होता है और टॉपिक का नाम मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अच्छा बच्चों, इस टॉपिक का एक न्यूमेरिकल आपके सामने है और आपकी बुक से रिलेट करता है। एग्जाम्पल नंबर 10.5। इन द एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल की एनालिसिस की, इट वाज रिपोर्टेड दैट 1 ग्राम वाटर कंटेन 6.34 इंटू 10 पावर-3 मिलीग्राम मैग्नीशियम आयन। बच्चों, 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर, और 1 ग्राम वाटर के अंदर 6.34 इंटू 10 पावर-3 मिलीग्राम मैग्नीशियम है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन इन पार्ट पर मिलियन।
ओके, पार्ट पर मिलियन मतलब 10 पावर 6। अब आप जल्दी से बताइए, सॉल्यूट का मास मिलीग्राम में गिवन है आपको। सॉल्यूट 6.34 इंटू 10 पावर -3 मिलीग्राम। और सॉल्वेंट कितना है, 1 ग्राम। आपको पार्ट पर मिलियन में कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है बेटा। बच्चों, फार्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 पावर 6। जी बच्चों, सॉल्यूट ये रहा और सॉल्वेंट ये रहा। बस एक कमी है इसमें, सॉल्यूट मिलीग्राम में है, सॉल्वेंट ग्राम में है। तो आपको ये बात पता होगी कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 पावर-3 मिलीग्राम। तो बच्चों 10 पावर 3 मिलीग्राम 1 ग्राम के बराबर होता है। तो आपने 10 पावर 3 मिलीग्राम इंटू 10 पावर 6 जब सॉल्व किया तो आंसर पता चल गया 6.34 ppm पार्ट पर मिलियन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता चल गई। अगर इस सवाल में कंसंट्रेशन पार्ट पर बिलियन पूछते तो सेम सॉल्यूशन ऐसे ही होता, 10 पावर 6 की जगह 9। अगर कंसंट्रेशन पार्ट पर ट्रिलियन में पूछते तो सब कुछ यही होता, 10 पावर 12। ओके बेटा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आपसे जिस टॉपिक पर बात करनी है, हमारे चैप्टर का एक इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है जिसका नाम है रॉबर्ट्स लॉ। हर कॉलेज के पेपर में मौजूद है। मैं कॉलेजिएट के कंप्रीहेंसिव एग्जाम के पेपर में भी मैंने आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। इसकी तैयारी जरूर करेंगे और इस पर बात इंशाल्लाह हम, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 4 है। रॉबर्ट्स लॉ पर बात मैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में करूंगा। लेक्चर 4 और लेक्चर 5 ये दोनों मैं आपको एक साथ सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा।